स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे दोस्तों क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 4 है कार्यपालिका। इसके हम दोस्तों इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। मैंने 15 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लिए हैं इस चैप्टर से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो इस सीरीज़ में इस चैप्टर का सबसे पहला हमारा जो प्रश्न बनता है एमसीक्यू का, वो देखिए ये है कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। यानी जो हमारी कार्यपालिका होती है, भारत की कार्यपालिका होती है, उसमें कौन कौन शामिल होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री, पूरा प्रशासनिक ढांचे यानी कि जो सिविल सेवा के सदस्य होते हैं वो, उपरोक्त सभी। तो हमारी जो कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य सभी सम्मिलित होते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन जो 4th है घ, ये सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है संसदीय शासन में वास्तविक जो शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है। यानी कि जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसमें शक्ति जो होती है, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है। राष्ट्रपति एवं संसद में, संसद एवं प्रधानमंत्री में, मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री में, या राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री में। तो जो हमारी शासन की, जो हमारी संसदीय शासन व्यवस्था होती है, उसकी वास्तविक ताकत, वास्तविक शक्ति जो होती है वो मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ है। यानी जो संसदीय कार्यपालिका है इसका अर्थ क्या है। आपने सुना भी होगा बहुत, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये आपके जो प्रश्न उत्तर होते हैं अभ्यास के, उसी से मैंने लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना। नहीं, ये गलत है। संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका, ये तो पूरा ही गलत है। तीसरा है जहां संसद कार्यपालिका के रूप में काम आती है, ये भी गलत है। 4th है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। अब देखिए जो इसमें हमारा ऑप्शन 2 है संसद द्वारा निर्वाचित, कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से सही है क्योंकि निर्वाचित और बहुमत यही होता है। ठीक है, लेकिन जब आपको ऑप्शन मिल गया है 4th वाला कि ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। ठीक है, जब तक बहुमत है तब तक कार्यपालिका बनी रहेगी, बहुमत हटा वैसे कार्यपालिका खत्म हो गई। तो ये होती है संसदीय कार्यपालिका का अर्थ। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 है भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है। तो भारत में आपको सिंपल सा पता ही है कौन सी है, संसदीय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, संसदीय। वैसे ऑप्शन सारे देखते हैं, एक है संसदीय, अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक या राजतंत्रात्मक। तो भारत में कौन सी कार्यप्रणाली है, जो कार्यपालिका है, संसदीय कार्यपालिका है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भारत में कार्यपालिका जो होती है उसका औपचारिक प्रधान कौन होता है। यानी भारत में जो कार्यपालिका हमारी है उसका औपचारिक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब ये जो प्रश्न है मैंने आपका एनसीईआरटी बुक से ही उठाया है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला है भारतीय विदेश सेवा, दूसरा है प्रादेशिक लोक सेवा, तीसरा है अखिल भारतीय सेवा और 4th है केंद्रीय सेवाएं। तो देखिए पहले को हम मिलान करते हैं। भारतीय विदेश सेवा का मिलान जो है वो होगा भारत के लिए विदेश में कार्यरत। ठीक है, किसमें, भारत के लिए विदेश में कार्यरत। ठीक है, दूसरा है प्रादेशिक लोक सेवा, इसका जो मिलान होगा वो होगा इस वाले से, पहले वाले से, जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश के लिए कार्यरत होती है। ठीक है, तीसरी है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है उसका मिलान जो है वो सही है। कौन सा, जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती है, इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। 4th है केंद्रीय सेवाएं। तो अब लास्ट हमारा कौन सा बचा, दूसरा वाला। तो केंद्रीय सेवाओं का कौन सा आ जाएगा, केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती हैं जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या तो देश में कहीं और। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सभी को सुमेलित कर सकते हैं, यानी कि इनका मिलान कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री से संबंधित है। अब देखिए मैंने टॉपिक वाइज बांट रखे हैं सभी एमसीक्यूज, पहले कार्यपालिका के बारे में, फिर प्रधानमंत्री के बारे में, फिर राष्ट्रपति के बारे में। अब प्रधानमंत्री से संबंधित 5-6 प्रश्न हैं। पहला है कि प्रधानमंत्री के स्थान के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी कि यहाँ पे जो विशेषताएं प्रधानमंत्री की वो दी गई हैं उससे संबंधित एक विशेषता जो वो गलत है। कौन सी है देखिए। पहला है मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करता है, ये तो सही है। दूसरा है प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाती है, ये भी सही है। तीसरा है प्रधानमंत्री लोक सेवा में बहुमत दल प्राप्त नेता नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे उसके पास बहुमत, उसकी जो बहुमत होती है वो खो देता है, वैसे वो अपना पद भी खो देता है। ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान भी होता है और यही तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग जो होंगे वो मंत्री होंगे, तो ये सही है। यानी आपका ऑप्शन जो तीसरा है वो वाला गलत है। ठीक है। तो तीसरा कथन जो है प्रधानमंत्री के बारे में गलत था। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आप समझ गए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्वेश्चन नंबर है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब तक प्रधानमंत्री अपने बहुमत उसके पास है, मतलब जब तक उसके पास बहुमत प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री बना रहेगा, तो मंत्रिपरिषद भी बनी रहेगी। और जैसे ही मंत्रिपरिषद खत्म हुई, जैसे ही प्रधानमंत्री जो है उसने अपना पद त्याग दिया, वैसे ही मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे ही इसमें देखिए 5 वर्ष, 4 वर्ष, अनिश्चित और 2 वर्ष दे रखा है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा, अनिश्चित, यानी कि आपको आंसर जो थर्ड है गए ये वाला सही है। मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो किसी कार्य को करता है यदि, तो वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा या उच्चतम न्यायालय के। तो प्रधानमंत्री अपने द्वारा किए किसी भी कार्य के लिए किसी भी उत्तरदायी जो उत्तर देगा वो देगा लोकसभा के प्रति यह उत्तरदायी होता है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। मंत्रिपरिषद जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है। ये तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों, प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित 4 प्रश्न लिए हैं मैंने, टोटल 15 हैं। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार नहीं है, यानी कि ये जो 4 पॉइंट हैं इनमें से एक विशेष अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का नहीं है। पहला है विधेयक को सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये भी सही है। दूसरा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, ये वाला गलत है। तीसरा पॉइंट है चुनाव के बाद कई नेताओं के दावों के समय यह निर्णय करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये सही है कि जब किसी को पूर्ण बहुमत भी प्राप्त ना हो, ठीक है, और वो गठबंधन की सरकार भी ना बनाना चाहते हो, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये राष्ट्रपति तय करता है, और वीटो शक्ति तो होती ही है। यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये आंसर तो सभी को पता होगा, 14, 2, 15 या 12। तो आंसर कौन सा सही है, 12 वाला आंसर जो सही है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होता है। भारतीय जो सैन्य बल है उसका प्रधान कौन होता है। ठीक है। तो देखिए आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री होता है, थल सेना का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है या उपराष्ट्रपति होता है। तो भारतीय सैन्य बल का प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा कौन हटा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग जो प्रक्रिया लगाई जाती है, ठीक है, वो किसके द्वारा लगाई जाती है, संसद के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा के द्वारा। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो संसद होती है वो उसके पद से राष्ट्रपति को हटवा सकती है महाभियोग के द्वारा। ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे आखिरी प्रश्न की, और ये प्रश्न जो है वो आपके बॉक्स में दिया हुआ था, मैंने वहीं से निकाला है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो संख्या है वो लोकसभा या राज्यसभा की जो विधानसभा है उनकी कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है। ये कौन से संविधान संशोधन से हुआ है, 61, 69, 44 या 91। तो 91 जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा यह तय किया गया कि जो मंत्रिपरिषद
की सदस्यों की जो संख्या होगी वो लोकसभा या फिर राज्यसभा की जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है उससे 15% से अधिक नहीं होगी, जिसका आंसर सही है 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ पे मैंने आपको आपका चैप्टर 4 जो है कार्यपालिका उसके सभी के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए सभी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इसी चैप्टर के 2 और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।